हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थोड़े और एक्स्ट्रा सम लेते हैं। आपको पता है आगे मैंने 5 सम्स दिए थे होमवर्क में, और शायद 4 सम हम सॉरी 5 सम मैंने एक्सप्लेन किया था, और 4 सम होमवर्क में भी दिया था। ओके। जो हम वीडियो के अंदर सम देता हूँ वो सारा आपको फेयरबुक में लिखना है। अगर होमवर्क में मैंने दिया है तो वो होमवर्क बुक में जाएगी। तो आज थोड़े और वर्कबुक में से मैंने सम सॉल्व करके यहाँ भेजा है। ओके। इसके पहले हम सम स्टार्ट करें इससे पहले ये जो समरी है, एक्चुअली हमने सारा डिस्कस कर लिया। मैंने जो एक क्लासिफिकेशन करके दिया था ना, 2 पेज, जो फर्स्ट लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में, वही बात यहाँ पर रिपीट हुई है, लेकिन वो इसने पॉइंट वाइज दिया है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन वाइज दिया था कि एक की 2 टाइप, दो में से और कितनी टाइप हो, सारे बात। ओके। और मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया था यहाँ स्टेटमेंट के हिसाब से, तो सारी बातें भाई समझ लो। और ये जो समरी है वो भी आपको फेयरबुक में लिखनी है। तो समरी सारे सम्स, ओके। आज 8 सम है और ये समरी का पॉइंट है, वो सारा फेयरबुक में। और आज मैंने होमवर्क में कुछ नहीं दिया है, मतलब होमवर्क ऐसे आपको सॉल्व करके नहीं है, लेकिन ये फेयरबुक में लिख के आपको फोटो भेजना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क है। हाँ, तो पहले देखो वो पॉइंट सारे। First is very important. Sum of the angles of a quadrilateral is 360, that you know. Triangle में 180 होता है, यहाँ 360. Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. वो भी समझ लो। कोई एक डायगोनल ड्रॉ करो ना, तो दो इक्वल ट्राइंगल बने। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, ओके, टोटली इक्वल। तो अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ करो पैरेललोग्राम का, तो दो इक्वल बनेगा। हाँ, पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टी इसने जो बेसिक होती है वो बताई, कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसने 3 प्रॉपर्टी दी है, एक्चुअली बहुत सारी होती है। इसने एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं वो नहीं बताया है, ओके। और ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है वो नहीं बताया, ओके। सो मोस्टली जो यूज होती है वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ बताई है इसने। तो opposite side equal, opposite angles equal, and diagonal bisect each other. डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब है कि दोनों का मिड पॉइंट एक ही होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ, वो ऊपर वाली बात है, देखो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, अगर वो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, या तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, या तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, या तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कोई एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है तो भी आप प्रूव कर सकते हो। तो ये 4 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो भी हम बोल सकते हैं कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अभी वो स्पेसिफिक डायगोनल स्पेसिफिक मतलब पैरेललोग्राम की टाइप, इसमें रेक्टेंगल आएगा, रोम्बस आएगा एंड स्क्वायर आएगा, इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। देखो, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल इन वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब आप बोलो तो भी सही है। अगर कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है और इक्वल भी है तो वो रेक्टेंगल ही होगा, ओके। तो रेक्टेंगल की डायगोनल की खासियत क्या है वो आप देख सकते हो। बाइसेक्ट तो करते हैं सारे पैरेललोग्राम, लेकिन यहाँ इक्वल भी है, इक्वल मेन है रेक्टेंगल में। ऐसे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एंड राइट एंगल्स एंड वाइस वर्सा। तो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे 5 नंबर में रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल इक्वल है। यहाँ क्या है, राइट एंगल्स बना रहे, मतलब परपेंडिकुलर है। बाइसेक्ट वर्ड तो आएगा है, क्यों? क्योंकि वो सब पैरेललोग्राम के अंडर में आते हैं। और दूसरी बात, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। तो मैंने बोला था ना कि रेक्टेंगल की और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर को एप्लीकेबल है। तो 5 एंड 6 मिला दो तो देखो 7 किसकी प्रॉपर्टी बन गई, स्क्वायर की। इसमें बाइसेक्ट करता वो तो है ही, सभी में राइट एंगल भी है और इक्वल भी है, ओके। सो ऑल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल टू स्क्वायर। हाँ, ये 8 है ना, मिड पॉइंट थ्योरम है। देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। इसका हमने यूज भी किया था आगे का लेक्चर में, जो सम हमने किया था ना, कि कोई दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो मिलने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड से हाफ भी होता है और इसको पैरेलल भी होता है। सो नंबर 8 इज मिड पॉइंट थ्योरम। नंबर 9, a line through the midpoint of a side of triangle parallel to other side bisect the third side। इसको जाने तो वो भी आप नहीं समझोगे।
9 नंबर को हम कैंसिल करते हैं। 10 नंबर, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर इज अ पैरेलल। वो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें से कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो ना मिड पॉइंट ज्वाइन करने से, तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। ओके, तो वो हमने आगे के लेक्चर में सारी बात की, तो इसमें एक भी पॉइंट नया नहीं है, एवरीथिंग इज रिपीटिंग। ओके, फिर भी आप थोड़ा ठीक से सारी बात लिख लो और याद भी रखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत काम का है और सम करने के लिए भी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, वो सारी बात हमें सम के अंदर भी यूज करनी है। और आज हमने जो वर्कबुक में से सम लिया है, इसकी हम एक एक बात करें तो देखो, ये फर्स्ट, जिसके पास वर्कबुक है वो वर्कबुक में लिखेंगे, जिसके पास वर्कबुक नहीं है वो क्वेश्चन के साथ फेयरबुक में लिखेंगे। अंडरस्टूड? हाँ, नंबर 1 वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक का एक सम था ना, इसके जैसा है। देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A:B:C:D इज इक्वल टू 2:3:4:6, मतलब सारे एंगल के रेशियोज दिया गया है, तो सारे एंगल फाइंड करो। बहुत बिल्कुल सिंपल है, आप समझ सकते हो। देखो, पहले तो हम सपोजिशन कर दिया, पीछे x लगा दो तो इसका मेजरमेंट आ गया। बस सारे का सम 360 हमें पता है, तो मिला दिया तो हमें लास्ट में x मिल गया 24। हाउ इट ऑब्टेन यू नो। बस बाद में x की वैल्यू सारे में रख दो तो सारे एंगल्स मिल गए आपको। ओके, 2x मतलब 2 इंटू 24, 3x मतलब 3 इंटू 24। ओके, सो दिस इज रिपीटिंग ओनली, नथिंग इज न्यू हियर। ये थोड़ा देखो, पैरेललोग्राम में एंगल की बात है ना, एक बात आप याद रखना, अगर ऑपोजिट एंगल होता है तो सप्लीमेंट्री होते हैं, और एडजेसेंट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। वो दो बातें याद रखना, पास पास वाले एंगल सप्लीमेंट्री और सामने वाले इक्वल। तो यू कैन सी हियर P and Q, they are giving relation between P and Q. तो P and Q आर एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल में पता है सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखो, मैंने स्टार्ट किया P + Q = 180, लेकिन P की वैल्यू इसने क्या दिया है, वैल्यू नहीं, लेकिन P का रिलेशन Q के साथ क्या है, तो Q + 20 है। तो मैंने P की जगह Q + 20 रखा, आप देख सकते हो, और Q का Q रखा, सेकंड स्टेप में बात कर रहा हूँ। ओके, तो P की जगह Q + 20, Q का Q = 180, तो कुल मिला के 2 एंगल Q + 20 = 180। बस 20 को राइट साइड में शिफ्ट किया, माइनस हुआ 160 मिला, 2 को अपॉन में शिफ्ट किया, डिवाइड हुआ 80 हुआ, तो Q तो मिल गया और P भी मिलेगा, क्योंकि P इज Q + 20 है ना, तो Q 80 है, तो 80 + 20 100, तो हमें P and Q दोनों मिल गया। लेकिन इसने पूछा है R, तो अभी आपको ये भी पता है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो मान लो कि R किसका ऑपोजिट है वो देख लो, तो आप PQRS ड्रॉ करो या ऐसे ही ओरली बोल दो ना, तो भी P and R सामने हो गए, तो बस P वही R, तो हमने लिखा, रीजन भी लिखा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो P = R = 100। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो कि सर R तो इसमें है नहीं, तो R कहाँ से लाई, लेकिन R का मतलब किसका ऑपोजिट है, P का, तो P तो मिल गया, मतलब मानो ना R भी मिल गया। ओके, सो पैरेललोग्राम में ये दोनों प्रॉपर्टी खास याद रखो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, और रिलेशन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, दोनों का रेशियो भी दे सकते हो। ओके, 2:3, 3:5, ऐसे कोई भी ऐसा। और एक सम पहले देख लो, नंबर 4 पहले देख लो, बाद में हम 3 की बात करें। देखो, इसने क्या बोला, पैरेललोग्राम, इसमें x:y दिया 3:7, हमने 2 नंबर में देखा था कि कुछ रिलेशन था, यहाँ भी रिलेशन ही बोलते हैं ना, रेशियो मत किया, तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। देखो, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और हम जब रेशियो देते हैं तब फर्स्ट सम में किया था, ऐसे पीछे x लगा दो, तो आपको वैल्यू इंडिविजुअल मिली, बस बाद में x + y 180। देखो, ऑल 4 एंगल का सम कितना होता है, 360, 2 एंगल का कितना हुआ, 180। ओके, तो बस रख दो अंदर, तो बिल्कुल फर्स्ट सम की तरह यहाँ भी x मिला, x मिलने के बाद दोनों एंगल भी मिल गया, लेकिन वो सारे एंगल चाहते हैं, कोई बात नहीं, 2 एंगल मिलते हैं तो सामने वाले 2 भी मिल जाते हैं ऑटोमेटिक। देखो, मैंने फिगर भी बताया, फिगर में आप देख सकते हो x and z आर इक्वल, y and w आर इक्वल, तो x and y मिल गया, मतलब वो सामने वाले भी मिल गया, तो देखो z = x = 54, तो z है वो है, तो वो भी 54, w है वो ही y है। ओके, तो वो भी 126। ओके, एक्चुअली 126, और लास्ट में जो y आपको 120
लिखा है ना वो एक्चुअली 126 है, समझ गया? ओके, शायद 120 बिल्कुल लिखता है लेकिन समझ लेना, दिस इज 160 126, ये जो लास्ट में है ना वो, क्योंकि ऊपर से ही मेजरमेंट मैंने लिया, तो थोड़ा देखना। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल सम, जस्ट लाइक नंबर 2, 4 इज अगेन सिंपल। हाँ, अभी नंबर 3 देखो, रेक्टेंगल है, इसमें ए बी है, बी सी है, बी डी फाइंड करना। ऐसा सम हमने आगे किया था, मैंने जो 5 सम करवाया था ना, और आपने एक होमवर्क में भी किया था। इसमें मैंने पेरीमीटर पूछा, यहाँ लोग पेरीमीटर नहीं, वहाँ मैंने डायगोनल दिया था और एक साइड मिसिंग थी, वो फाइंड करके मैंने डायमीटर फाइंड किया था और आपको ऐसा सम भी दिया। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ दोनों साइड दी है, डायगोनल फाइंड करना। ऑब्वियसली आप रेक्टेंगल या स्क्वायर में एक डायगोनल ड्रॉ करो तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, कोई एक में आप पाइथागोरस अप्लाई करो, दोनों सेम ही ट्राइंगल होते हैं। तो इसने बीडी पूछा है, तो देखो मैंने बीडी ही ज्वाइन किया। दोनों डायगोनल कभी मत ज्वाइन करो, रेक्टेंगल या तो स्क्वायर में कभी दोनों मत करो, रोम्बस में करो दोनों। तो बीडी ज्वाइन किया तो देखो 2 राइट एंगल ट्राइंगल। पहली बात तो ए बी 8 एंड बी सी 6 है, तो मैंने सामने वाली साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी के सामने सी डी भी 6 लिख दिया। इसने बी सी 6 दिया था, मैंने ए डी भी 6 लिख दिया, क्योंकि ऑपोजिट साइड से इक्वल, तो सभी साइड पूरी कर दो। अभी बी डी चाहिए, तो देखो मैंने टिक किया हुआ ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल है? बी सी डी, इसमें सी राइट एंगल है, तो लिख के क्लियर करके मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या पाइथागोरस फॉर्मूला है वो आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। देखो मैंने ले रखी है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 100, लेकिन 100 क्या है? बी डी स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए? बी डी, तो बी डी मतलब इसका स्क्वायर रूट, सो 10 इज आंसर, अंडरस्टूड? तो मतलब जब रेक्टेंगल और स्क्वायर होगा तो मोस्टली पाइथागोरस आएगा, रोम्बस में भी आ सकता है अगर दोनों डायगोनल ड्रॉ करो तो। ओके, सो आई थिंक टुडे भी हमें आगे सम किया ऐसा ही बिल्कुल है, कुछ नया तो अभी तक नहीं आया है। अभी और भी 4 सम है, वो देख लो। हाँ, नंबर 5, इसमें इस स्क्वायर है और एक साइड दी है, डायगोनल चाहिए, वो भी ऐसा ही सम हमने बिल्कुल किया था। देखो यहाँ 7 है मतलब सारे 7 है, इसने एक साइड दी मतलब सारी साइड दी है, हमें क्यू एस चाहिए। क्यू एस क्या है? डायगोनल, तो अगेन पाइथागोरस। तो देखो मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, कोई एक ट्राइंगल में वर्क करेंगे, मैंने क्यू आर एस लिया है, तो क्यू आर एस मतलब आप समझ सकते हो, मैंने वहाँ टिक का साइन नहीं किया है, लेकिन ये ट्राइंगल में हम वर्क करेंगे। ओके, तो देखो पाइथागोरस कैसे बनेगा? हाइपोटेन्यूज कौन है? क्यू एस, साइड कौन बनेगी? क्यू आर एंड एस आर, बस दोनों का 7 7 वैल्यू रखा, 49 प्लस 49 98 मिला, लेकिन लास्ट में रूट तो निकलना पड़ेगा, तो रूट 98 का तो नहीं निकलता है, लेकिन 49 टू जा करो ना, क्योंकि ऊपर 49 प्लस 49 बन के 98 हुआ ना, तो आपको तुरंत आइडिया हो गया 49 टू जा है, तो 49 टू जा करो ना, तो 49 का रूट निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा, तो वो अंदर ही रहेगा। तो देखो आंसर कैसे आया? 7√2। तो कभी भी पूरे का रूट नहीं निकले, स्क्वायर रूट तो आधे का निकलो। ओके, और मैंने जो यहाँ साइड में लिखा है ना, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आप सीधा भी आंसर लिख सकते हो। देखो ये रिलेशन मैंने आगे आपको बोला होगा कि डायगोनल इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई साइड, तो साइड का √2 टाइम्स डायगोनल होता है, तो सीधा आप 7 पर से 7√2 आंसर दे सकते हो, समझ गए? तो ये रिलेशन आप याद रखो, डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू साइड जो है ना वो। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट रिलेशन, ऑब्जेक्टिव के लिए काम का है। तो यहाँ साइड दी गई तो आप डायगोनल फाइंड कर सकते हो, डायगोनल दिया तो साइड भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में नहीं। डिस्क्रिप्टिव में आपको पाइथागोरस की कैलकुलेशन और सारी बात बतानी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव में आप सीधा साइड पर से डायगोनल या तो डायगोनल पर से साइड भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये भी साइड में याद रखो। तो जस्ट लाइक रेक्टेंगल हमने स्क्वायर में भी पाइथागोरस अप्लाई किया, यहाँ रोम्बस में भी पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, देखो सो एवरीवेयर पाइथागोरस। लेकिन यहाँ एक बात अलग है, दोनों डायगोनल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? रोम्बस में वर्टाइसिस पर कहीं राइट एंगल नहीं होता है। ओके, तो पहले मैंने दोनों डायगोनल ड्रॉ किया और वहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज किया, देखो लेट ए सी पर इंटरसेक्शन बी डी इक्वल टू ओ। एक लिखने का तरीका है, आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो मैंने नोटेशन में लिखा, ऐसे लिख सकते हैं, बीच में जो उल्टा यू है ना वो इंटरसेक्शन बता रहा है।
और पॉइंट को मैंने सेट में रखा है, ऐसे लिखना पड़ता है। या तो आप स्टेटमेंट लिखो कि लेट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो ऐसे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। ओके। और दूसरी बात, यहाँ राइट एंगल अभी बना है बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ऐसे 4 ट्राइंगल टोटल बने, सारे के सारे इक्वल होते, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कोई एक में आप वर्क करो, मैंने डिसाइड किया ए ओ बी ट्राइंगल, तो पहला पूरा डायगोनल का हमें यूज यहाँ नहीं होता है। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल का हाफ हाफ करके जो ट्राइंगल में बात करने जा रहे हैं वो ट्राइंगल में साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ ये हम ट्राइंगल की बात करने हैं अभी, ये ट्राइंगल कोई भी है, तो ये तो पूरा ऐसे नहीं, हमें पूरा ऐसे दिया गया। देखो क्वेश्चन में 40 है, आप यहाँ देख सकते हो। तो 40 का हाफ 20 किया मैंने, और ये बी डी जो पूरा है 42, तो इसका हाफ मैंने 21 किया, तो वो भी यहाँ बताना पड़ेगा। तो देखो मैंने वहाँ बताया है कि ए ओ इज इक्वल टू एस सी बाई 2 मतलब 40/2 20, एंड बी ओ मतलब बी डी बाई 2 मतलब 42/2 21। तो अभी ये ट्राइंगल में हाइपोटेनियस ए बी बनता है, साइड यहाँ हाइपोटेनियस बनी, बस वो हमें पाइथागोरस से फाइंड करना पड़ेगा। फिर से यहाँ मैंने ट्राइंगल का नेम लिखा, राइट एंगल कौन है वो क्लियर किया। एवरी टाइम में पाइथागोरस स्टार्ट करने से पहले ट्राइंगल और राइट एंगल का नेम लिखता हूँ, आपको भी लिखना है, ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, क्योंकि आप कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो, कौन सा राइट एंगल है, वो सारी बात क्लियर करनी पड़ती है। सो अगेन पाइथागोरस इज यूज्ड, AO BO वैल्यू प्लेस्ड, स्क्वायर डन, एंड टोटल 841। ये 840 है, 1 है, वो 29 का स्क्वायर है। मान लो कि आपको कैसे पता 29 का है, ये अब थोड़ा एस्टिमेट करो। देखो 30 का स्क्वायर 900 होता हो तो आपको पता है, क्योंकि 30 × 30 करो तो आप आसानी से बोल सकते हो 900, मतलब 900 होता तो √30 आता, इसका नज़दीक का नंबर है, और यूनिट डिजिट 1 है। देखो यूनिट डिजिट 1 है, तो आपको 9 9 जा 81 और 1 1 जा 1, मतलब 9 9 जा 81 के हिसाब से आपको 29 पर डाउट हो गया, तो ट्रायल एंड एरर मेथड 29 × 29 करो रफ में, तो 841 आएगा। इसके हिसाब से आपने डिसाइड किया, समझ गए आप, क्योंकि वो 900 के नज़दीक है और यूनिट डिजिट 1 है, इसके बेस पर आपको 29 पर सीधा डाउट गया, और इसको स्क्वायर करके देख लिया, तो पता हो गया कि 8 और 1 का स्क्वायर रूट 29 हो सकता है। ओके, लेकिन मैं यहाँ रुक गया हूँ, सॉरी एक स्टेप बाकी है, इसमें पेरीमीटर चाहिए, साइड नहीं। ओके, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, स्क्रीन पर देख लो आप, यू जस्ट सी वन थिंग, सॉरी, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप क्या करोगे, इक्वल टू 4 × 29 करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स साइड होगी ना, 29 + 29 + 29, तो वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वो आपको मिलेगा 34 × 120, तो 116। ओके, तो 116 हमारा यहाँ आंसर होगा, पीछे सेंटीमीटर लगा देना, अंडरस्टूड, क्योंकि मैं साइड फाइंड करके रुक गया हूँ, एक्चुअली दे वांट पेरीमीटर, सो यू हाउ टू फाइंड पेरीमीटर बाय 4L, 4 टाइम्स साइड, स्क्वायर में हो या रोम्बस में हो। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 116, सो यू जस्ट फाइंड इट। आगे देखते हैं, पेरीमीटर गिवन, यहाँ देखो उल्टी बात है, पैरेललोग्राम में पेरीमीटर दिया गया है, एक साइड भी दी गई है, PQ QR चाहिए। तो यहाँ भी एक बात आप समझ लो, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में पेरीमीटर की फॉर्मूला एक ही बनती है, क्योंकि यहाँ सामने वाली साइड तो इक्वल होती है, तो 2 टाइम लेंथ + 2 टाइम ब्रेड्थ, तो पेरीमीटर क्या बनेगा, 2 इन ब्रैकेट L + B, L मतलब मैंने PQ बोला है और B को मैंने QR बोला है। ये फॉर्मूला रेक्टेंगल की यहाँ पैरेललोग्राम में अप्लाई हुई, बस आगे वैल्यू रखो, तो पेरीमीटर खुद 54 है, 2 ही रहेगा, PQ की वैल्यू आप रख सकते हो, मैंने सेकंड स्टेप में नहीं रखी, आगे जाके रखी। ओके, बाद में 2 में आया लेफ्ट साइड में डिवीजन में, तो 27 हो गया, वो सारा स्टेप में नहीं बताता हूँ यहाँ पर, 9th में ऐसे सारे स्टेप बताने की जरूरत नहीं रहती। सो वेयर फ्रॉम 27 कम, यू नो,
तो 27 इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 15, क्यू आर का क्यू आर। बस 15 को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, माइनस हुआ, तो 12 कहाँ से आया वो भी पता हो गया। तो क्यू आर वी गॉट 12। अंडरस्टूड। तो ये सारे टाइप इसमें आगे और एक है, बहुत सिंपल था ये तो 7, तो पैरामीटर की फॉर्मूला यूज़ करो। हाँ, और ऐसा सम भी हमने किया है। पहले तो यहाँ फिगर खास ड्रॉ करो, विदाउट फिगर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसने बोला एक्स वाई जेड है, एलिमेंट मिड पॉइंट है किसका, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का। तो मैंने एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पर एलिमेंट रखा, सारी बातें ड्रॉ की, मतलब लाइन सेगमेंट बनाया। तो इसको एक्स वाई जेड का पेरीमीटर चाहिए। तो देखो मैंने सारी साइड एक्स वाई जेड की फाइंड करने की ट्राई की। पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से एल एन इक्वल टू हाफ वाई जेड होता है। एल एन दिया गया है, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम, कोई एक दिया है तो दूसरा मिलेगा। वाई जेड दिया होता तो एल एन मिलता है, यहाँ एल एन दिया गया तो वाई जेड मिलेगा, इसका डबल होगा। तो देखो 2 लेफ्ट साइड में आया तो 7 2 14 होगा। मतलब ओरली भी आप बोल सकते हो ना कि एल एन है वो वाई जेड का हाफ है, तो इसका मतलब उल्टी बात करो तो वाई जेड एल एन का क्या है, डबल है, तो सीधा भी आप डबल कर सकते हो। तो वाई जेड इक्वल टू 14। सिमिलरली करके मैंने सीधा बोल दिया, देखो एक्स वाई किसका डबल होगा, एम एन का। अब देखो फॉर्मूला फिर देखो, एक्स वाई इज डबल ऑफ एम एन। ओके, मैं सिमिलरली के बाद पहली लाइन, तो 2 इंटू 6.5 13, एक्स जेड किसका डबल होगा, एल एम का। तो एल एम है 4 का डबल किया 8, तीनों साइड मिल गई। पहले वाई जेड 14 मिला, एक्स वाई 13 मिला, एक्स जेड 8 मिला। बस पेरीमीटर का मतलब आपको पता है, सारी साइड का टोटल सम। तो सारी साइड का सम हुआ 14 + 13 + 8 35 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे हमने एक एक साइड फाइंड करके ट्राइंगल एक्स वाई जेड का पेरीमीटर फाइंड किया। और एक तरीका है, मान लो कि आपको एक्स वाई जेड की एक एक साइड नहीं फाइंड करनी है, तीनों की तीनों एक भी साइड नहीं फाइंड करनी है, तो भी आप कर सकते हो। कैसे, सॉरी, पहले आप देखो, आप एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों में से कोई एक भी नहीं फाइंड करो, सीधा एल एम एन का पेरीमीटर ले लो। तीनों जो मेजरमेंट है ना इसका, तो 7 + 4 11, 11 + 6.5 17.5। तो एल एम एन का पेरीमीटर तो 17.5 हुआ, सीधा डबल कर दो। आपको लिखना पड़ेगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। तो अब सीधा 17.5 का डबल भी कर सकते हो, लेकिन एल एम एन का पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा हो। तो एल एम एन का सीधा पेरीमीटर करो और पेरीमीटर का सीधा डबल करो तो भी हो सकता है। ओके, एनीवे आंसर विल बी सेम। ओके, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़, बाकी सब इसका यूज़। ओके, किसका, सारी पैरेललोग्राम के टाइप बेस। तो सारे के सारे 8 सम अगेन आई रिपीटिंग, यू हाउ टू राइट इन फेयरबुक, अदरवाइज इन वर्कबुक। फेयरबुक में लिखोगे तो क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, वर्कबुक में लिखो तो सीधा मेरी तरफ लिख सकते हो। दूसरी बात कि समरी का सारा पॉइंट टेक्स्ट बुक में से भी आपको फेयरबुक में लिखना है। तो सारी बातें तीनों 8 सम और ये 10 पॉइंट 9 में ले लेना हो, इसमें 9 मैंने कट करवाए भी, लेकिन लिखो सब। तो 10 पॉइंट एंड 8 सम सारे के सारे टेक्स्ट बुक में या तो वर्क बुक में, जैसे आपके पास है या नहीं है मुझे पता नहीं, वो लिख के मुझे फोटोग्राफ भेजना है होमवर्क का। ओके, तो कल ये वीडियो, सॉरी आज मैं वीडियो भेज रहा हूँ, कल शाम तक मुझे मिलना चाहिए। नहीं मिले तो मैं देखूंगा आगे किस किस का मिला किसका नहीं मिला, बाद में फॉलोअप लूँगा, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूँगा कि क्यों नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू।